नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बड़ी खबर ये है कि अब राज्यों के चुने हुए मुख्यमंत्री, पहले एक सीरीज शुरू हुई थी जिसमें चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, अब नजरबंद करने पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हुआ कि शहीदी दिवस पर फातिया पढ़ने से रोका गया, उसके बावजूद भी नजरबंद उमर अब्दुल्ला किसी तरीके से जो है वो दीवार फांद करके वो जो मजार सोहदा है वहां पर पहुंचे। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ फातिया पढ़ी। उसके बीच में और कई सारी चीजें हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उमर अब्दुल्ला के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप लगा। छोटे छोटे एक दो चीजें हैं, जरा मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए जरा किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो दीवार फांद करके उनको जो है वहां पर पहुंचना पड़ा। ये स्थिति आ गई है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसको दीवार फांदना पड़ रहा है। ये स्थिति एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री की है। उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जेपीएनआईसी की दीवार फांदते हुए दिखते हैं। अब उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री होकर के इस तरीके की स्थिति। एक और वीडियो में दर्शकों को जल्दी से दिखा के आपके पास सवाल लेकर के आ जाता हूँ। किस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, किस तरीके जो वो कह रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की है, दिखाइए जरा। ये स्थिति है एक चुने हुए मुख्यमंत्री की। हेमंत सर, क्या माना जाए इसको? आखिर क्यों, क्या डर था, क्यों नजरबंद करने की जरूरत पड़ गई उमर अब्दुल्ला को? क्यों उमर अब्दुल्ला के साथ पुलिस को जो है मारपीट करनी पड़ गई? ऐसी क्या स्थिति जम्मू कश्मीर में हो गई है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये आज का नहीं है। बेसिकली इसकी शुरुआत कल से ही होगी थी, 13 जुलाई को। और ये एक पुरानी ऐतिहासिक घटना है। 13 जुलाई 1931 की घटना है, जिसमें 22 लोग शहीद हो गए थे। तत्कालीन जो डोगरा सेना थी उसकी गोलीबारी के अंदर जम्मू सेंट्रल जेल के सामने। तो ये तो जो जम्मू कश्मीर के जो एक पर्टिकुलर समुदाय है वो तो उनको अपने शहीद मानता है और उनको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो पूरी विचारधारा है वो ये मानते हैं कि ये सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश थी जो 1931 में हुई थी, और उनको शहीद नहीं कहा जा सकता। उनको शहीद कह करके आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं पूरे आजादी के आंदोलन को। ये इनके जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है मिस्टर तरुण चुग, ये उनका बयान है। लेकिन इसका जो घटनाक्रम है, जो क्रोनोलॉजी देखेंगे आप, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने ही स्टेट में, जो कोई भी वो, उसको अगर जाके आप श्रद्धांजलि देना चाहता है, फातिया पढ़ना चाहते हो, तो किसी को क्या परेशानी है? लेकिन एक ऑप्टिक्स का सवाल है, एक ताकत दिखानी है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो जिन्होंने 81 दिन के बाद आज पहलगांव के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है, अपनी गलती मानी, सुरक्षा चूक की, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार के तमाम वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर देते हैं अपने घरों में। ये घटना कब हुई? ये सारा कार्यक्रम कल से चल रहा है। एक्चुअली जो ये इसका ऐतिहासिक संदर्भ है राम प्रकाश जी, वो 13 जुलाई 1931 की घटना है। तो ये जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और इनके जितना भी कैबिनेट के एनसी के नेता, ये बेसिकली कल श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे। तो उमर अब्दुल्ला ने पर वायरलेस सेट पे ये कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो जैसे ही उनका ये वायरलेस गया कंट्रोल रूम में, पूरे के पूरे उनके घर की सारी चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई। वो फोटोग्राफ्स भी मैंने भेजे, आप दर्शकों को दिखा दीजिएगा। तमाम बैरिकेटिंग के फोटो है तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों के घरों के सामने। तो वो बैरिकेड जब लग गए तो ये कल नहीं जा पाए। आज सुबह इन्होंने बिना किसी को बताए अपने, चूंकि बैरिकेड सट गए थे, मुख्यमंत्री हैं, तो ये बिना बताए उस एरिया के अंदर, जिसको जो है ना मजार नोहाटा में नक्शबंद मजार कहते हैं, वहां पर है ये सारी 22 लोगों की जो क्या बोलते हैं मजार। ये लोग वहां गए सारे के सारे। तो वहां का दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद था तो दरवाजा खोला नहीं गया। सिक्योरिटी फोर्सेज सारी साथ थी, पैरामिलिट्री जो भी थी, क्योंकि एलजी ने कल प्रतिबंध लगा रखा था इस सारे पे। और आपको ध्यान होगा 2020 में, 2020 तक इस दिन की छुट्टी होती थी वहां पर, पब्लिक हॉलीडे। 2020 के बाद उसको छुट्टी की लिस्ट से भी हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो जब वहां पर दरवाजा बंद मिला तो उमर अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ रेलिंग पे चढ़ करके मजार पे गए। और वो फोटोग्राफ दिखाइएगा जहां पर वो अपने पिताजी के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, तमाम कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ वो फातिया पढ़ गए। तो ये सारा घटनाक्रम बेसिकली जिस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को सिक्योरिटी फोर्सेस आप धक्का मुक्की कर रहे हैं, मैन हैंडलिंग ही एक तरीके से आप कहिए उसको, हाथापाई, धक्का मुक्की, इस तरह के सीन सर्विंग चीफ मिनिस्टर के साथ में देखे होंगे आपने। जो एक्स सीएम है अपोजिशन का, वो तो सारी बात है। जब एक सरकार बन गई है और उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज भी थी तो एलजी को अगर कोई आपत्ति है तो उसको बातचीत करके भी रिजॉल्व किया जा सकता है। इस तरह के जो चीज है वो जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट के लिए
थोड़ा सा मुझे अनापेक्षित, अप्रत्याशित और अनएक्सपेक्टेड लगा कि इस तरह की पुअर ऑप्टिक्स से बचना चाहिए। इसका जो मैसेज जाएगा डाउन द लाइन स्टेट के अंदर, वो बहुत खराब जाएगा। केंद्र ने अभी तक यहाँ पर पूरे का पूरा ना तो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है, सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, आज भी यूनियन टेरिटरी है। तो इसका सारे का सारा जो मैसेज जाएगा जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के लिए, वो अच्छा नहीं होगा मोदी सरकार के लिए। और इसमें जो भी फॉल्ट लाइन्स उमर अब्दुल्ला की थी, अब तक जो उनकी कमियां थी, उनके ऊपर तमाम आरोप थे कि वो केंद्र के साथ मिलकर चल रहे हैं, पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग छोड़ दी है, उन्होंने तो अपनी फॉल्ट लाइन्स रख दी। लेकिन केंद्र सरकार की फॉल्ट लाइन्स खुल करके सामने आ गई कि किस तरीके से वो एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को ताकत तो क्या देगी, काम तो क्या करने देगी, उसको फातिया भी नहीं पड़ने देती। इसका जो पूरा मैसेज जाएगा ना केवल कश्मीर में, बाकी ओवरऑल, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है और ये एक टकराव का रास्ता है। मुझे लगता है एक बहुत ही खराब ऑप्टिक्स है जहां तक पॉलिटिक्स की आप बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे। तो इस मैसेज से फर्क क्या पड़ रहा है? आज की तारीख में सरकार ने पूरा कंट्रोल वहां पर ले रखा है, केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एलजी के माध्यम से वहां पर सरकार चलाई जा रही है। तो क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर क्या मैसेज जा रहा है, क्या मैसेज नहीं जा रहा है? राम प्रकाश जी, देखिए, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था 370 के बाद, वो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद हुआ था। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। वो क्या है, बेसिकली डेमोक्रेसी बहाली की एक प्रक्रिया है। उस समय भी ये बात थी कि भाई इसको पूर्ण राज्य का दर्जा पहले दे दिया जाए या बाद में दिया जाएगा। उसमें धीरे धीरे केंद्र सरकार यही कहती रही पार्लियामेंट के अंदर एक से ज्यादा बार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि जैसे ही उचित मौका आएगा हम दे देंगे। लेकिन चूंकि चुनाव था और उसकी एक डेडलाइन थी, तो उस डेडलाइन के तहत वो चुनाव करवाया गया वहां पर। अब सवाल शक्तियों का है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कोई ताकत ही नहीं है, उसके सर्विंग मुख्यमंत्री को आप उसी के घरों में नजरबंद करा देता है उसी की सरकार। देखिए, एक बात तो आप मानेंगे ना कि एलजी अनइलेक्टेड, एलजी जो है वो भारत सरकार से नॉमिनेटेड, और इलेक्टेड कौन है? उमर अब्दुल्ला। तो इलेक्टेड मुख्यमंत्री को अनइलेक्टेड नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर घर में नजरबंद करा देता है। तो क्या ये पूरा ऑप्टिक्स नहीं है? क्या ये डेमोक्रेसी का एक तरीके का मजाक नहीं है? या जो सुप्रीम कोर्ट के जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, आपकी इंटरनल देखिए विचारधारा का फर्क कुछ भी हो सकता है। किसी बात को बीजेपी कैसे ले सकती है और एनसी कैसे ले सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उन दोनों का एक अपना राजनीतिक विचारधारा है, राजनीतिक सोच है, जो भी चीज। लेकिन सर्विंग मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तमाम मंत्रियों को घरों में नजरबंद कर देना, सड़कों पर उनको ना निकलने देना, दरवाजे बंद करा देना मजार के, उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा धक्का मुक्की करना, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले कभी देखा नहीं गया। और इसका केवल कश्मीर पे असर नहीं पड़ेगा। जो इंटरनेशनली जो एक मसले जो रह के उठते हैं कश्मीर में, मानवाधिकार, ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक अधिकार, कहीं ना कहीं उन सारों पे भी बात आएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की चीज को अवॉइड करना चाहिए था एलजी को। वो चाहते तो बहुत बातचीत करके आराम से और उमर अब्दुल्ला को सेम पेज पे लेकर के इस खराब ऑप्टिक्स से बच सकते थे। लेकिन वही बात है कि आज उनके ऊपर केंद्र का हाथ है, ताकत है, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और उमर अब्दुल्ला को अपने पॉइंट्स प्रूव करने हैं, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। तो कुल मिला के दिस इज ए पुअर ऑप्टिक्स फॉर बोथ ऑफ देम। तो ये फायदा क्या हुआ सर नजरबंद करने से? आखिर नजरबंद करके भी उमर अब्दुल्ला को अगर रोक नहीं पाई भाजपा, या सीधे तौर पर कहा जाए कि इसकी जिम्मेदार इसका किसको माना जाएगा? एलजी को माना जाएगा? गृह मंत्रालय, गृह मंत्री, किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी इसमें कि उन्हें नजरबंद किया गया, उनके साथ हाथापाई हुई पुलिस के द्वारा? ये रामप्रकाश जी, मैंने देखा ना, ये इवेंट सारी कल के लिए प्लान थी। 13 जुलाई 1931 की घटना की याद में कार्यक्रम होता है। वो एक्चुअल में वो कल जाना चाह रहे थे। कल उसको जैसे ही उन्होंने मैसेज किया तो कंट्रोल रूम को मैसेज गया कि मुख्यमंत्री जाना चाहते हैं। आपको पता है सिक्योरिटी वगैरह का वहां क्या रहता है। तो इमीडिएटली उन्हीं को घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। और वो जो ऐसे संभावित लोग जो और जा सकते थे उनके साथ, फॉर एग्जाम्पल डिप्टी सीएम फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके एडवाइजर्स, कई कैबिनेट मंत्री, उन सबको नजरबंद कर दिया गया। कल वो नहीं जा पाए। 13 जुलाई का रेफरेंस था ना, बेसिकली 13 जुलाई 1931 की याद में ये घटना होती है। तो कल ही फातिया पड़ा जाना था। तो कल प्रशासन ने इस पर रोक लगा रखी थी, एलजी ने रोक लगा रखी थी। तो उन्होंने उसको आज किया, आज बिना बताए, बिना पूर्व घोषणा के, अपने इंटरनल अरेंजमेंट के साथ। जैसे ही वो बैरिकेटिंग हटी, वो चुपचाप सीधे वहीं पे चले गए। और प्रशासन ने फिर जो कुछ किया वो आपके सामने कैमरे पे, जिस तरह की धक्का मुक्की, हाथापाई एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर के साथ हो रही है, वो आपने सबको दिखाया दर्शकों को। ये सारा पूरा घटनाक्रम है। कल नहीं जा पाए तो वो आज जा रहे थे 24 घंटे के बाद। कल तो ना तो जाने दिया गया, ना उन्होंने कल कोशिश की, क्योंकि ये ऑप्टिक्स फिर कल हो जाती थी सीन जो है। और कल चूंकि मामला सेम डे का था, उसी दिन की घटना थी, तो हो सकता है कि माहौल खराब होता। तो उस माहौल खराब करने की बजाय उसको जैसे ही आज मौका मिला
वो आज निकल लिए अपने डिप्टी सीएम के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, और वहां जो कुछ हुआ वो सबके सामने। नहीं तो माहौल खराब क्यों होता? भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू कश्मीर में इस तरीके के हालात न बनाए जाते, उमर अब्दुल्ला जाते, फातिया पढ़ करके चले आते, तो इसमें माहौल जो है वो कैसे खराब होता? या फिर ये माना जाए कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई, माहौल खराब करने के लिए ही बैरिकेटिंग की गई, कि उसमें कुछ धक्का मुक्की हो, कुछ चीजें बाहर आए, लोगों में पैनिक हो कि ये कैसे हो सकता है? क्या जानबूझ करके स्थितियां इस तरीके से बनाई जा रही होंगी? राम प्रकाश, देखिए मैं वही कहा ना, ये विचारधारा की लड़ाई है बेसिकली। जम्मू कश्मीर में सरकार एनसी की है, जो शासन है वो एलजी का है, जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी होने के नाते। तो उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि 1931 की जो घटना है जिसमें 22 लोग शहीद हुए थे, वो उसकी तुलना जलियांवाला बाग से करते हैं कि डोगरा आर्मी के खिलाफ हमारे लोग लड़ रहे थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। बीजेपी उसको दूसरे तरीके से देखती है। बीजेपी के जो प्रभारी है तरुण चुग, वो उमर अब्दुल्ला की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 1931 की घटना थी वो सांप्रदायिक थी और वो इस्लामिक हिंसा थी, उसको आप शहादत नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें वही फेवरेट एंगल है जो जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, कम्युनल एंगल। आप जो यहाँ का घटना है उसका इंप्रेशन कहीं और देखिए ना, आप उसको जम्मू कश्मीर में मत देखिए, उसकी रिफ्लेक्शंस जहां पे देनी है। अब ये घटना जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल इसको अपने अपने हिसाब से ब्रोबीट करेंगे। जो भी पॉमेरियन मीडिया है वो अपने हिसाब से उमर अब्दुल्ला को राष्ट्रद्रोही बताएगा, बीजेपी को राष्ट्रभक्त बताएगा, राष्ट्रवाद बनाम ये सब करेगा। लेकिन सवाल हमारा मूल ये कि कौन ठीक है कौन गुट का सवाल नहीं है। जब एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर अपनी ही स्टेट के अंदर कहीं पर फातिया पढ़ने भी नहीं जा सकता, तो उस प्रदेश में कैसा लोकतंत्र है, कैसा गवर्नेंस है, वहां का शासन चला कौन रहा है, ये सारे सवाल आएंगे जो केंद्र सरकार के लिए, उनकी पॉलिटिक्स के लिए अच्छे होंगे। बाकी स्टेट्स के अंदर, बिहार के अंदर चुनाव है, वहां पे हो सकता है कोई मैसेज दे रहे हो इसके जरिए, क्योंकि बीजेपी तो आपको पता है मैसेजिंग में बाज नहीं आते, इशारे इशारों में। लेकिन ये जो घटना है बेसिकली, ये जम्मू कश्मीर के हालात को ओपन करती है कि जब एक मुख्यमंत्री अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं जा सकता है, तो फिर किस तरह की डिग्निटी है उस स्टेट के अंदर लोगों की, आम आदमी की, उसके डेमोक्रेटिक राइट्स की क्या स्थिति है, उसकी आस्थाओं का क्या सवाल है, और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को कंट्रोल और गवर्न करता है अपनी विम्स और फैंसीज के ऊपर। ये जो सवाल है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री डायरेक्ट इन्वॉल्व है, टॉप लीडरशिप डायरेक्ट इन्वॉल्व है। तो इसके मायने बहुत लाउड एंड क्लियर है जम्मू कश्मीर के लिए भी, कि जम्मू कश्मीर में सीएम बेशक ये हो, राज मोदी और शाह का चलता है, वहां का तो मैसेज ये है। और बाकी स्टेट्स में ये है कि देखिए हमने एक मुख्यमंत्री था और वो एक पर्टिकुलर वर्ग को श्रद्धांजलि देना चाह रहा था, हमने वो भी निकल दिया। तो इसके मायने दोनों तरीके से इसके ऊपर केवल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट में इस तरह के सीन जो है, ऑप्टिक्स जो है, अवॉइड की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये दोनों के लिए अच्छा है। लोगों से कितना जुड़ा हुआ मुद्दा है ये? क्योंकि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में हम बात करें, भाई पहलगाम को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर के कोई जवाब कहीं से नहीं आता है। आज मनोज सिन्हा जी ने, जो एलजी हैं, वो इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई है, उसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने से क्या हो जाएगा? कार्रवाई तो किसी के ऊपर नहीं हुई, ना तो जिम्मेदारों पर जिनकी गलतियों से ये घटना हुई, चाहे वो मनोज सिन्हा हो, चाहे वो अमित शाह हो, और ना ही उन आतंकियों पर कोई कार्रवाई हो पाई जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से इस समय ऑलरेडी इतने बड़े हादसे से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से ये परिस्थिति क्रिएट करना जरूरी क्यों था? दिस वाज जस्ट अनकॉल्ड फॉर, इसकी कतई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह के अवसर पर इस तरह के सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। खासतौर पर आप देख रहे हैं अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, तो सारी चीजों को कोरिलेट कीजिए, सिक्योरिटी सिनेरियो को करिए। पहलगांव के आतंकी आज भी नहीं पकड़े गए हैं। और जो आपने मनोज सिन्हा की जिक्र किया, ये बड़ा रेलेवेंट जिक्र किया आपने। आपको ध्यान होगा एलजी बने थे ये 6 अगस्त 2020 को, और अभी इनका कार्यकाल खत्म होने में 23-24 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं। तो इनको 81वें दिन ये याद आ रही है कि पहलगाम की घटना की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। आपने जिम्मेदारी ले ली, पहले दिन क्यों नहीं ली, पहले 10 दिन में क्यों नहीं ली? अगर इतनी ही जिम्मेदारी का आपको वो था तो आपने इसकी जांच कराई क्या? इस पे किस तरह की कार्रवाई हुई क्या? किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एक्शन हुआ हो? कोई भी आपने कोई इस तरह के स्टेप बताए हो? और अगर केंद्र सरकार ये मानती है कि सुरक्षा की दोष थे, सुरक्षा की चूक थी, तो एलजी को बर्खास्त करना चाहिए था, तमाम सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, खुफिया वालों की, अपने जो खुफिया तंत्र है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी। जवाबदेही तो किसी की भी नहीं है। ये बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, ये एक अलग तरीके का, एक जब पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है आपको पता है, और इस बार पार्लियामेंट के सेशन में तमाम चीजें होंगी, बहुत कड़े सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो पहलगाम को लेकर के हो,
चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हो, चाहे जम्मू कश्मीर में स्टेट कायम करने की बात हो, वो सारी चीजें हैं जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उस सारे में कहीं ना कहीं उसका एक प्रिल्यूड है। वरना आप एक बात बताइए, एलजी तो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है वहां पर। एलजी जब अपनी माफी मांग रहा है कि वो मान रहा है कि मैं जिम्मेदार हूं, तो इस केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेवारी से बच तो नहीं सकती। एलजी के भी आप ही केंद्र सरकार चला रही है ना वहां, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, सिक्योरिटी उनके पास थी। और जो बातें उन्होंने उस इंटरव्यू में कही है, मैं चाहूंगा वो दर्शकों को दिखाइएगा आप सामने। उसमें बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो ये जगह थी, मिडो थी, जो खुला मैदान था जहां पे ये नरसंहार हुआ पहलगाम का, वहां पर सुरक्षा इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि आतंकवादी कभी भी पर्यटकों पर हमला नहीं करते। क्या ये बेंचमार्क हो सकता है कि कभी हमला नहीं किया तो आगे भी नहीं होगा? तो जो सुरक्षा की जो समितियां हैं, जो खुफिया समितियां हैं, उनका यही आकलन था कि, और पूरे मैदान के अंदर आपने देखा होगा एक होमगार्ड का भी जवान नहीं था, कोई पुलिस की बीट बॉक्स भी नहीं थी, जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने सुरक्षा बल, कितनी सेना तैनात थी। तो निश्चित तौर पर वो आपराधिक लापरवाही थी, आपराधिक चूक भी थी, सुरक्षा की भी और खुफिया की भी। लेकिन एक्शन क्या हुआ, सवाल ये है राम प्रकाश जी। और उस एक्शन के मामले में कंप्लीटली केंद्र सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। और उनसे आतंकवादियों का ही पूछा गया कि वो आतंकवादी कहाँ करने के बाद 82 दिन हो गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी पहचान कर ली गई है और उम्मीद है कि वो जल्दी पकड़े जाएंगे। इस ये कह करके उन्होंने अपना पीठ छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको जिम्मेवारी ही लेनी थी तो आप 81 दिन इंतजार क्यों कर रहे थे? ये सत्ता का अहंकार है, या आप दिल्ली में किसी को बचा रहे हैं, किसी अपनी जिम्मेदारी लेके किसी बड़े की जवाबदेही तय होने से बचा रहे हैं? क्या केंद्र सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसी समय पर क्यों माफी मांगी आपने? माफी नहीं मांगी, सॉरी, उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की। और ओवरऑल जो सिचुएशन आप देखेंगे, इस सारे से सबक क्या सीखा? आज उन्होंने फिर कह दिया कि जब सवाल पूछा गया कि इस घटना के बाद, पहलगाम नरसंहार के बाद अभी तक कोई घटना नहीं हुई आतंकी, तो उन्होंने कहा कि हमने आगे से कह दिया कि अगर एक भी टेरर एक्टिविटी होगी तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए ये कह रहे हैं मनोज सिन्हा साहब कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो वो सीधे का सीधा वार, एक्ट ऑफ वार, यानी कि पाकिस्तान के साथ वार का थ्रेशोल्ड इतना नीचे ले आए कि परिंदा भी पर मारे तो सीधी लड़ाई। ना तो ये व्यवहारिक अप्रोच है और ना ये प्रोफेशनल अप्रोच है। ये एक खास तरीके का बिल्डअप बनाने की कोशिश है सो कॉल्ड राष्ट्रवाद का। आपको पता है कि जो सिंदूर के सवाल थे, नरसंहार के जो सवाल थे, उनका जवाब केंद्र के पास आज तक नहीं है। आतंकवादियों की गिरफ्तारी से लेकर के, इंटरनेशनल आइसोलेशन से लेकर के, सीज फायर पे ट्रंप की बयानबाजी को लेकर के, किसी भी चीज को तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ना केंद्र। उस सारे के अंदर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का सेशन आ रहा है, अब वहां के सारे विपक्ष पूछेगा तो कम से कम आप ये कह सकते हैं केंद्र सरकार फेस सेविंग के लिए कि देखिए एलजी ने जिम्मेदारी ली। जिम्मेदारी लेने से क्या होता है? सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी का मतलब वो जो लोग मारे गए हैं उनका क्या आगे नहीं होगा, इसकी क्या जिम्मेदारी? और उसमें एक बात और स्वीकार की उन्होंने कि जब ये घटना हुई थी नरसंहार की, उसके बाद जो भी सारे जो टूरिस्ट पॉइंट्स थे उनमें तमाम बंद किए गए थे, उनमें से बहुत सारे अभी भी नहीं खुले, उनको फेस वाइज खोला जा रहा है। तो अब अगर सुरक्षा का आप वो कर सकते हैं तो पहले क्यों नहीं किया था आपने? और जिन्होंने नहीं किया था उनका दोष सिद्धि कहां हुई, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां थे? तो कुल मिलाकर के एक ऐसा नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि लोकसभा के पार्लियामेंट के अंदर जब ये सारे सवाल आए तो उनको विशीवाशी करके और अपनी जान बचाई जा सके, जवाबदेही से बचाया जा सके, इसी के पीछे मनोज सिन्हा का ये सारा कार्यक्रम है। और जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये बेसिकली डाइवर्जन वही है कि बिहार चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं कोई लाभ मिले कि देखिए सिटिंग सीएम होगा, लेकिन कने होगा वही जो हम चाहेंगे। ये एक मैसेज देने की कोशिश बिहार और बाकी देश के अंदर। लेकिन सर, अगर एलजी जिम्मेदारी लेते, एलजी का इस्तीफा होता तो सीधे गृह मंत्री पर सवाल नहीं उठता कि गृह मंत्री क्या कर रहे थे, क्योंकि घाटी को सुरक्षित तो अमित शाह ने बताया था, बयान उन्होंने दिया था कि घाटी पूरी तरीके से सुरक्षित है, पर्यटक यहाँ पर आए, इनवाइट तो पर्यटकों को गृह मंत्री ने किया था। नहीं रामप्रकाश जी, निश्चित तौर पर गृह मंत्री प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है, ना केवल सुरक्षा के लिए बल्कि सारी खुफिया एजेंसियां भी उन्हीं को रिपोर्ट करती है। आईबी से लेकर के, रॉ से लेकर के, जितने भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो डायरेक्टली एचएम को और एनएसए को, इनको रिपोर्ट करती है और उसके बाद प्रधानमंत्री तक बात जाती है। प्रधानमंत्री ने कितनी बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में सारी चीजें ठीक होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन्होंने खुद निमंत्रण दिया गृह मंत्री ने। ये बेसिकली क्या है कि गृह मंत्री के ऊपर बात ना आए पार्लियामेंट सेशन के दौरान, उसको प्रिएम्प्ट कर लो और एलजी ये कह दे कि सुरक्षा चूक हुई है। आपको ध्यान होगा ना जिस तरीके से
जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब भी वहां पर ये बात रक्षा मंत्री ने, राजनाथ ने कही थी, ध्यान होगा आपको, जब पहलगांव के बाद, कि सुरक्षा चूक हुई। लेकिन तब ये कहकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सारे चुप रह गए थे, अपोजिशन ने भी कुछ नहीं कहा। अब चूंकि सेशन आएगा और नरसंहार के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो चुका है, तो अब तो सवाल पूछे जाएंगे ना। तो उस सवाल को वार्ड ऑफ करने के लिए कि देखिए हमारे एलजी ने पहले ही स्वीकार कर लिया सुरक्षा चूक हुई, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करोगे, जब तक आप इसकी जांच की किस स्तर पे लापरवाही हुई सुरक्षा की, खुफिया चूक कहां पर हुई, वो आतंकवादी बच के कैसे निकल गए, वो आतंकवादी आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इन सारे सवालों के जवाब तो पूछे जाएंगे ना। आज 82 दिन हो गए, पार्लियामेंट के सेशन में सबसे ज्यादा वायलेंस, उस हंगामा जो है वो इसी बात पे होना है कि आप इसका जवाब दीजिए। तो एक पार्ट इन्होंने कवर कर लिया कि हमने जिम्मेदारी सुरक्षा की चूक, उसके लिए एलजी ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन इतने दिन बाद क्यों ली, जवाबदेही किसकी है, जांच क्यों नहीं हुई, आतंकवादी कहां है, उन सारे सवालों को आज भी गोल कर दिया। नहीं, तो इसका मतलब तो ये साफ हुआ ना कि ये जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं की गई है, ये केवल और केवल अमित शाह को सदन के अंदर बचाने के लिए किया गया है। निश्चित नहीं, केवल अमित शाह के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी को भी, अकेले अमित शाह को। अमित शाह देखिए, ये एक पूरा इंडिविजुअल कुछ नहीं, अमित शाह गृह मंत्री है, नंबर 2 राजनाथ रक्षा मंत्री है, आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इन्हीं का दावा है। आज भी अपने इंटरव्यू में मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 आतंकवादी पाकिस्तानी थे, ये कहा उन्होंने, ऑल ओवर पाकिस्तान। तो सीमा क्रॉस हुई, रक्षा मंत्रालय, लोकल सिक्योरिटी का लैप्स था, गृह मंत्रालय, ओवरऑल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की। तो ये पूरे के पूरी केंद्र सरकार को दायित्व से बचाने के लिए, जवाबदेही से बचाने के लिए एक व्हाइट वॉश करने का तरीका है। उसमें हो पाएगा नहीं, क्योंकि केंद्र से तो सवाल तमाम पूछे जाएंगे ना कि आतंकवादी का है, इसका जवाब दीजिए। आप तो ये कह रहे हो कि हमने बदला ही ले लिया, खत्म ही होगी बात, पाकिस्तान में जाके उनके आकाओं को मार दिया। अब कौन से आका मारे हैं जरा नाम बता दो। और जिन्होंने नरसंहार किया था वो तो आज भी खुले, उनको तो पकड़ भी नहीं पाए आप। तो किस तरीके का बदला आपने लिया राम प्रकाश जी। इसी बात को प्रीएम्प्ट जिसको करना कहते हैं ना, कि वहां पर गिरने से पहले एलजी से ये कहलवा दो। एलजी का कार्यकाल कुल 23 दिन का बचा हुआ है, उनका 6 अगस्त को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 5 साल का, अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो ऐसी सूरत में अब जिम्मेदारी लेने का क्या मतलब है, जब तक जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, ना कार्रवाई के लिए कोई प्रयास है, ना कोई जांच हो रही, तो होगा क्या। और ये तो पहला अवसर है 11 साल में, अगर आपको याद हो तो ये एक पहला अवसर है राम प्रकाश जी कि किसी भी घटना के लिए बीजेपी के इकोसिस्टम ने जिम्मेदारी ली। वरना तो पूंछ की बता दीजिए, पठानकोट की बता दीजिए, पुलवामा की बता दीजिए, किसने जिम्मेदारी ली आज तक। चुनाव भी जीत लिए पुलवामा के ऊपर, तो जिम्मेदारी किसकी थी, आरडीएक्स कहां से आया था, कोई जांच है, कोई जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। यहां चूंकि आप फंसे हुए, इसलिए आप कह दीजिए कि सुरक्षा चूक ये मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षा चूक की बात तो राजनाथ ने ऑल पार्टी मीटिंग में तभी मान ली, उससे आगे क्या जवाबदेही किसकी, वो सवाल गोल है। क्योंकि बाकी जो नेशनल मीडिया है वो इस चीज को छूता नहीं, उनको तो डंका बजाना है, खत्म। उन्होंने किसी भी तरीके के सवाल पूछने की बजाय भोंपू बजाने से मतलब है। और यही सबसे बड़ी एडवांटेज है बीजेपी, मोदी, मनोज सिन्हा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किसी के लिए भी कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि कोई सवाल नहीं। असल में ये पूरी कवायद सिर्फ और सिर्फ उन सवालों को ढकने के लिए ही होती है जो सवाल पहलगाम को लेकर के पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मनोज सिन्हा उसकी जिम्मेदारी लें और चाहे उमर अब्दुल्ला को फातिया पढ़ने से रोका जाए और उनको नजरबंद किया जाए। किसी तरीके से बस चर्चा जम्मू कश्मीर की हो, लेकिन वो सवाल जो है सामने ना आए, जनता को याद ना आए, इसलिए ये सारी कवायदें लगातार हो रही हैं। 100% राम प्रकाश जी, यही सच है कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स रखो, मूल सवालों पे मत आओ, अलग से ऑप्टिक्स क्रिएट करो, और वो ऑप्टिक्स ऐसी हो जिसका लाभ आपको दूसरे चुनाव वाले राज्यों में। बिहार में चुनाव होने जा रहा है और वहां पर इस सीन का वहां पर प्रयोग किया जाए कि देखिए वो एक पर्टिकुलर समुदाय को देना चाह रहे थे, सर्विंग मुख्यमंत्री है, लेकिन हमारी सरकार ने, वो राष्ट्रवाद का तड़का लगेगा ना उसमें। राष्ट्रवाद वो जो बीजेपी बताएगा, बीजेपी का राष्ट्रवाद ये है कि वो लोग सांप्रदायिक हिंसा कर रहे हैं। इन्हीं का मीडिया है, इन्हीं का इकोसिस्टम है, जो ये चाहेंगे उसको रेप्लिकेट करेंगे, उसके हिसाब से वोट की फसल काटेंगे। कश्मीर में क्या हो, उससे ना कोई पहले वास्ता था ना अब है, सवालों के जवाब कभी पहले नहीं दिए, आगे नहीं देंगे, ना कोई सवाल पूछ रहा है। ये सारी की सारी है, ये केवल एक व्हाइट वॉश है पार्लियामेंट सेशन में विपक्ष के सवालों को बोथरा करने के लिए और उनको डाइवर्ट करने के लिए मूल मुद्दों से। बिल्कुल। अब मूल मुद्दों से ध्यान भटका करके कितने समय तक मुद्दों को दबाया जा सकता है,
ये तो पता नहीं, लेकिन कोशिशें, कवायदें लगातार सरकार की यही हैं, इसी को लेकर के वो एक्सरसाइज करते हुए देखे जा रहे हैं। पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुलाए जाने की मांग लगातार विपक्ष करता रहा, नहीं बुलाया गया। अब जब सेशन शुरू होगा तो उसमें कैसे हालात बनेंगे और किन सवालों का जवाब वहां से विपक्ष निकाल पाएगा, ये हालांकि अपने आप में एक बड़ा सवाल है और ऑलमोस्ट इसका जवाब तय है कि निकलेगा वहां से भी कुछ भी नहीं, देश को हासिल कुछ नहीं होगा, देश की जनता के सामने सच कुछ भी नहीं आ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।